हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हम चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहे हैं। कंटिन्यू मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया, प्लेलिस्ट को देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल की सीरीज भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा जो हमारा चैप्टर है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। इसमें जो है चैप्टर में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन वो पड़ता है, उसका नाम है आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने में उसके सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। आप लोगों ने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के नियमों को भी पढ़ा होगा। पहला नियम आपने न्यूमैन का नियम पढ़ा है और दूसरा नियम आपने लेंजे का नियम पढ़ा है। न्यूमैन के नियम में आपने साफ साफ पढ़ा है कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखकर उसकी फ्लक्स ग्रंथिकाओं में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। जब फ्लक्स ग्रंथिकाओं में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और फैराडे के नियम के अनुसार इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम डी5 से लिखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को डी से लिखा जाता है कि ऋणात्मक दर का मतलब बटे में समय के बराबर होता है। किसका मान भाई? ई का मान, विद्युत वाहक बल का मान, फैराडे के नियम से। या इसको ऐसे भी पढ़ा है कि ई बराबर क्या होता है, या ऐसे इधर लिख देते हैं, यदि फेरों की संख्या n होती है तो ई इक्वल टू सूत्र हो जाता है n माइनस का n d5 अपान में क्या हो जाता है dt। मतलब सीधी सी बात है, अगर हमें विद्युत वाहक बल निकालना है तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सबसे पहले हमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान निकाल लेंगे तो हमारा जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा वो ऑटोमेटिक आपका निकल आएगा। बस इस डेरिवेशन में आपको यही समझना था। डेरिवेशन हो गया, मान लीजिए। यहाँ पर डेरिवेशन का नाम है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने में उसके सिरों के बीच जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा, देखिए क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको बताते हैं चित्र बना करके। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बना रहे हैं, लाइनों द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम व्यक्त कर रहे हैं। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको हमने बी से लिख दिया क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को वैसे बी से लिखा जाता है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, हम एक कुंडली को रखते हैं, ठीक। एक आयताकार कुंडली हम मान लेते हैं। ये हमारे पास एक आयताकार कुंडली है, इसको हमने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ये, ठीक। फिगर थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो आप समझ जाइएगा। ये एक आयताकार कुंडली है, इसको हमने नाम दे दिया PQRS। बहुत ध्यान से समझिएगा, मात्र 10 मिनट की क्लास है और इसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तैयार हो जाएगा। तो ये PQRS मैंने एक कुंडली मानी, एक आयताकार कुंडली है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। ये जो आयताकार कुंडली है इसमें जो फेरों की संख्या वो मान लेता हूँ कैपिटल N है, और जो ये आयताकार कुंडली है इसका जो क्षेत्रफल वो मान लेता हूँ कैपिटल A। कितना भाई? कैपिटल A। अब किसी क्षण हम ये मानते हैं कि जो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो ये दिशा है, लाइन चुंबकीय क्षेत्र को तो व्यक्त कर रहे हैं, तो जो ये क्षेत्रफल है किसका, इस आयताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल है, इसके जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा वो क्या करती है, इस चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाती है, ठीक है। क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। देखिए मैंने आपको बताया था पहला दूसरा चैप्टर जो गॉस की प्रमेय वाला मैंने पढ़ा था, उसमें कहा था कि अगर कोई पृष्ठ ऐसे है तो यहाँ पर ऐसे लंबी लंबी लाइन खींचते हैं और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। इसी प्रकार अगर कोई पृष्ठ ऐसे है, ठीक, तो लाइन हम इधर से खींचेंगे और इसके परपेंडिकुलर जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। इसी प्रकार चूंकि यहाँ पर ये आयताकार कुंडली है तो आयताकार कुंडली में लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी लंबाई है, तो इधर से लाइन ज़्यादा बड़ी होगी तो जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे वो हम ऐसे खींचेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। अब जो क्षेत्रफल वेक्टर है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, इतना मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। तो आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है मैंने लिख दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर लैंग्वेज जरूर लिख दिया करें।
इतनी ही लैंग्वेज लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार कुंडली हमने मानी जिसका नाम PQRS नाम दे दिया, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका कैपिटल A है और इसमें जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N है। क्लियर, यही चीज़ मैंने अभी बोला आपसे। उसके बाद हम किसी क्षण मान लेते हैं, किसी क्षण t समय में मान लेते हैं कि जो ये क्षेत्र, ये कुंडली है, आयताकार कुंडली, इसके जो क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो इस चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। अब आपको पता है कि जब कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हम क्या करते हैं, उसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हमें विद्युत वाहक बल निकालने के लिए पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। तो सबसे पहले फ्लक्स तो निकालें हम, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमको नई लाइन से लिखना है कि माना, क्या लिखना है आपको नई लाइन से लिखना है कि माना कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, कितना भाई, माना कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो आपने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है, BA cos थीटा। cos थीटा कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच जो बना कोण होता है वो थीटा होता है। तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा, जहाँ फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स, B होता है चुंबकीय क्षेत्र, A होता है क्षेत्रफल वेक्टर और थीटा जो होता है इन दोनों के बीच बना कोण होता है। अब हम क्या करते हैं, जो ये कुंडली है इसको इसके घूर्णन अक्ष के परितः क्या करते हैं, कोणीय वेग से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली को ये जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई इसको इसके घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं। और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कोणीय वेग, आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, ठीक, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर वो कोणीय विस्थापन थीटा अपान में टी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ओमेगा टी निकल के आएगा। इस थीटा बराबर ओमेगा टी को कहाँ पर रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से जो आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा वो BA cos और थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं ओमेगा टी। ओके, इस तरीके से हमारा ये चुंबकीय फ्लक्स आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालने के लिए पहले चाहिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, हमें चुंबकीय फ्लक्स पता चल चुका है, अब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे टी के सापेक्ष। तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इस समीकरण का क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए बहुत आसान डेरिवेशन है, मात्र 10 मिनट में आप इसको समझ जाओगे। अवकलन करने पर बस थोड़ा सा समय दीजिए, बस करने पर अवकलन करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, d/dt, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसका, फाई का, तो फाई लिख देंगे। फिर d/dt, टी के रिस्पेक्ट में किसका अवकलन कर रहे हैं, BA cos ओमेगा टी का, ठीक है ना। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए d/dt फाई का हम टी के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d फाई अपान में कितना हो जाएगा, dt आपका हो जाएगा, इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर BA आपका अचर पद है, इसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक। और cos ओमेगा टी का अवकलन सभी को पता है कितना होता है, देखिए cos ओमेगा टी, cos टी का जो अवकलन होता है माइनस का sin टी होता है, लेकिन टी के स्थान पर यहाँ पर ओमेगा टी है, ओमेगा टी का अगेन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो हमने ओमेगा को बाहर कर लिया और cos ओमेगा टी का कितना होता है भाई, माइनस sin ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी बायो के हैं वो अवकलन के सूत्र को समझ लें कि cos ओमेगा टी का जो अवकलन होता है माइनस का ओमेगा sin ओमेगा टी होता है। मैंने अवकलन किया यहाँ पर, तो ये आपका आगे निकल के आ गया d फाई अपान डी टी इक्वल टू माइनस BA ओमेगा और ये आ गया sin ओमेगा टी। बताइए ये मैंने क्या निकाल लिया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लिया, ठीक है, परिवर्तन की दर या d फाई अपान डी टी का मान मैंने निकाल लिया जिसकी हमें यहाँ पर जरूरत थी। इतनी बात समझ में आएगी। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियम से यानी न्यूमैन के नियम से। तो यहाँ पर आगे लाइन लिखते हैं, हम लिखेंगे, ये देखिए आपको जानकारी पहले होनी चाहिए कि कैसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे के प्रथम नियम में आपने पढ़ा है E बराबर होता है माइनस का n d फाई अपान में dt। d फाई अपान dt का मान यहाँ से उठा के हम वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मिट गया है शायद, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मान रख देते हैं, ठीक। लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 से d फाई अपान dt का
क्या करने पर भाई, मान रखने पर। तो मान रख देंगे तो ई का मान देखिए कितना आ जाएगा, माइनस लगाया, एन लिखा, एन लिख दिया। डी फाई अपॉन डी टी का मान कितना है आप देखिए, बी माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो गुणे में माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से जो ये हमारा ई का मान निकला, ये क्या है, इस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में जब मैंने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया, उसको घूर्णन कराया, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, तो जो हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका मान है, ये आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल की बात के पदों के रूप में अगर निकालने की बात करेगा कि अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल के पदों में निकालिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, साइन 90 के लिए होता है, यानी साइन ओमेगा टी का मान अगर 1 रख देंगे तो हमें जो ई का मान मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ तक हो चुका है, लेकिन हम ई नाट के पदों में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, इधर थोड़ा सा रफ करके यहीं पर आपको बता दे रहे हैं क्योंकि जगह बहुत कम है, ठीक है, डेरिवेशन को हमें पूरा करना है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप लिख दोगे अधिकतम, क्या अधिकतम, विद्युत वाहक बल के लिए, अधिकतम विद्युत वाहक, विद्युत बल मैंने लिखा है, विद्युत वाहक जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं के लिए जो साइन ओमेगा टी का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जब साइन ओमेगा टी का मान 1 रख देंगे तो ये हमारा देखिए सूत्र क्या निकल के आएगा, ई इक्वल टू, देखिए अब साइन ओमेगा टी का मान मैक्सिमम रख रहे हो तो आपको जो विद्युत वाहक बल का मान मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, मान लेते हैं वो आपको ई नाट मिलेगा, कितना मिलेगा, ई नाट। तो ई नाट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा है, ओमेगा लिख दिया, और साइन ओमेगा टी का मान मैंने कितना लिखा, 1, तो ई नाट का मान मिल गया एन बी ए ओमेगा, ई नाट का मान मिल गया। अब जो ये ई नाट का मान है वो इसी समीकरण में हम रख देंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। लिखेंगे ई नाट का मान, ये मैंने समीकरण 1 पहले से मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ई नाट का मान समीकरण 2 में क्या करने पर भाई, रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक। इधर आप स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो ले लीजिए क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं बची हो, मुझे इसको रफ जरूर करना पड़ेगा। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस लैंग्वेज को रफ करके इसको आगे लगाते हैं। मैंने सोचा था वहाँ तक हो जाएगा लेकिन होगा नहीं भाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ई नाट का मान उठा के यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, आप देख लीजिए एन बी ए ओमेगा ई नाट के बराबर, तो जहाँ एन बी ए ओमेगा है इसके स्थान पर हम ले सकते हैं ई नाट, इनटू में क्या है आपका साइन ओमेगा टी। ये आपका आ गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने में उसके सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल का व्यंजक। इसमें जो ई है वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, जो ई नाट है वो अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है, टी क्या है आपका समय है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को क्या करना है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बस आपको फैराडे का नियम यहाँ पर आना चाहिए। फैराडे के नियम ई इक्वल टू आपका होता है डी फाई अपॉन डी टी माइनस का, ठीक है। मतलब अगर हमको प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है तो कुंडली में सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालना होगा, तभी हमें ई का मान मिलेगा। तो मैंने वही ट्रिक अपनाई और यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल का व्यंजक आ गया। बताइए इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।